दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 10वीं में आपके जो साइंस में विज्ञान में आपके चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण, उसके बारे में देखेंगे। तो उसके बारे में हम आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित ही प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे, टॉपिक के विषय में। तो उसी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, तत्वों का वर्गीकरण जो आपका चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आपको तत्वों के बारे में जानना आवश्यक है। तो ये आपका ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये केवल आपके समझाने के लिए है, बाकी तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। क्या है इसका, क्या नाम है, आपने देखा होगा अपने बुक में। इसका क्या नाम है, आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं इसको, आवर्त सारणी। जी हाँ, आवर्त सारणी तो बोलते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ और नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या लिखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका क्या नाम है, आधुनिक आवर्त सारणी। जी हाँ, ये आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक मतलब आजकल की आवर्त सारणी। इससे पहले एक और आवर्त सारणी हुआ था, ठीक है, बनाया गया था। उसको किसने बनाया था, उस आवर्त सारणी को बनाया था मेंडलीफ ने। तो इसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है। मेंडलीफ नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी दिया था, पुराना आवर्त सारणी। अब ये है आपका नया आवर्त सारणी, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। इसको किसने दिया है, तो इसको आप दिया है मोसले। जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, उनका नाम है मोसले। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले का है, पुराना आवर्त सारणी मेंडलीफ का है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आपका परमाणु भार पर आधारित था, मतलब परमाणु भार पर आधारित था। जबकि मोसले का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक, तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादातर आपके नहीं आते हैं, लेकिन शायद ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सही विकल्प क्वेश्चन पूछ दे तो आपको काम देगा। तो मोसले का जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। ठीक, और मेंडलीफ के द्वारा पुराना आवर्त सारणी दिया था, मोसले के द्वारा नया आवर्त सारणी दिया गया है। अब देखिए, तो आवर्त सारणी जो है आपका, ठीक, आवर्त सारणी में कहते किसको क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्षैतिज दिख रहा है, ठीक, ये जो आपका दिख रहा है, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, यहाँ नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जी हाँ, ये जो लाइन से डब्बे हैं इसको बोला जाता है वर्ग। क्या बोला जाता है, वर्ग। जी हाँ, इसको बोला जाता है वर्ग। तो आपके पास पूछे आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग। और ये जो आपके ऊर्ध्वाधर लाइन होते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन जो होते हैं ऐसे टाइप के, ये आपके कहलाते हैं आवर्त। क्या कहलाते हैं, आवर्त। जी हाँ, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होते हैं ये कहलाते हैं आपके आवर्त। तो जो आवर्त सारणी है आपका, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और आपके 18 वर्ग हैं। जी हाँ, 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। आपके पास पूछा जा सकता है अब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। ठीक, अब आवर्त और वर्ग हम जान लिए। ठीक, अब हम देखते हैं ये जो आपके कुछ डिब्बे देखिए, यहाँ नीचे से है, कुछ डिब्बा ऊपर से है, तो इसको कुछ नाम दिया गया है। देखिए, ये जो आपका नीचे का डिब्बा है इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक। जी हाँ, ये जो यहाँ से आपका है, यहाँ से यहाँ तक जो नीचे नीचे का डिब्बा है इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। ठीक, आपके पास पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो ये आपका कहलाता है डी ब्लॉक। और यहाँ ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन जो है ये कहलाते हैं आपके एस ब्लॉक। क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक। ये आपका कहलाता है, ये दो लाइन एस ब्लॉक। ये आपके कहलाते हैं यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक। और ये आपके कहलाते हैं पी ब्लॉक। क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक। कहाँ तक, यहाँ तक, आपके यहाँ तक कहलाते हैं पी ब्लॉक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपके पी ब्लॉक कहलाते हैं। और ये 18वां जो वर्ग है आपका, 18वां वर्ग, ठीक, ए वाला वर्ग, ए वाला वर्ग कहलाता है आपका उत्कृष्ट गैस। क्या कहलाता है, उत्कृष्ट गैस, या इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो मैं नाम आपको बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस। क्या कहा जाता है, या नोबल गैस। ठीक, तो 18वां वर्ग है, इसको उत्कृष्ट गैस बोला जाता है, या अक्रिय गैस या नोबल गैस। बाकी ये आपका पी ब्लॉक के तत्व। तो इतना हमने देखा। अब आपको बता दिया जाए आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे और एक होता है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के बाद हमने कितने ब्लॉक देखा अभी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसके बाद यहाँ एक होता है पी ब्लॉक। क्या होता है, पी ब्लॉक, जिसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु।
ये होते हैं, ये यहाँ आपके कुछ डिब्बे करके होते हैं, 2 लाइन में होते हैं डिब्बे, प्रत्येक लाइन में 14 खाने बटे होते हैं। कितने खाने बटे होते हैं? 14 खाने। ठीक, तो उसको मैं नहीं बनाया हूँ क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं है जानना, केवल आपके नॉलेज के लिए है। 14 डिब्बे होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा के लिए आपको कितने याद होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए, आपके परीक्षा के लिए कम से कम आपको 20 तक के तत्व याद होने चाहिए। 20 तक तत्व याद होने चाहिए। जैसे आपके सबसे पहले यहाँ तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सेकेंड में कौन सा है? हीलियम। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो इस टाइप से आप अपने किताब में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गए आपके 20 तत्व आपको कम से कम याद होने चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर से आपको प्रश्न हल करना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 20 तक के तत्व याद होने आवश्यक हैं। ठीक, और ज्यादा आपको 20 से अधिक याद है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मतलब आपको 30 तक याद है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन काम चलाऊंगा आपके 20 तक काम दे देगा। ठीक, क्योंकि 20 तक ही 10वीं में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको याद रखने जरूरी है। अब देखिए, उससे वो याद रखने क्यों जरूरी है, मतलब आपके पास तत्व तो कोई कंफर्म नहीं है कि तत्व ही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए इस आवर्त सारणी में, तो देखिए सबसे ऊपर में कितने डिब्बे हैं? एक डिब्बा ए हुआ, एक डिब्बा ए हुआ। जी हाँ, सबसे ऊपर में कितने डिब्बे हैं? 2 डिब्बे। ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर में एक डिब्बा, एक ए, 2 डिब्बा आपका है। सबसे ऊपर में कितने डिब्बे हैं? 2 डिब्बे। ठीक, उसके बाद कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपके 8 डिब्बे हैं। फिर आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 8 डिब्बे हैं। फिर आप इसको गिनिए तो ये आपके 18 डिब्बे आएंगे। जी हाँ, फिर से इसको गिनिए, ये भी आपके 18 डिब्बे आएंगे। तो इस टाइप से आपके बढ़ते चले जाते हैं। 2 8 8 18 18। उसके बाद आपका 32 आता है। इसका यूज मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक, आपने एक नाम सुना होगा कोष करके, उसको आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा। कितने कोष होते हैं? K-L-M-N, 4 कोष होते हैं। जी हाँ, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, उसके बाद एम कोष में आपके 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में आपके 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यही है 2 8 18 32 से, इसी से आया है। देखिए, फर्स्ट में 2 है, फिर आपके 8 है, तो ए वाला आपका के कोष कहलाता है। ये दोनों फिर एल हो जाएंगे, फिर ए आपके एम हो जाएंगे। ठीक, तो यही है आपका 2 8 18 32। तो यही है आपका कोष। ठीक, अब इसके बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए, मतलब जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपके पास पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कोई भी तत्व हमारा बोल देगा, जैसे आपके पास बोल देगा सोडियम। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए, बोल देगा सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। जी हाँ, 11 है सोडियम का परमाणु क्रमांक। और इसी का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक, आपके 10वीं लेवल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरबेरी एक साइंटिस्ट थे। ठीक, बोरबेरी नामक वैज्ञानिक थे। उनका नियम था कि किसी भी तत्व के बाहरी कोष में, ठीक, बाहरी कोष मतलब सबसे बाहर में, ठीक, या किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? 8 से अधिक। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सबसे पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना होता है, फिर आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरना होता है, फिर आपको 8, मतलब 8 8 आप चले जाते हैं। ठीक, 2 के बाद 8 8 ऐसे जाते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है हमारा परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसको आपको ज्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको केवल 20 तक पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक 20 तक। तो आप 20 तक के तत्व का नाम याद रखिए। उसके बाद उसका आपके पास बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है तो डायरेक्ट लिखिए। देखिए, यहाँ क्या है? 11 है। तो आप सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? देखिए, सोडियम। और मैं आपको बता दूं किसी भी तत्व को दर्शाया कैसे जाता है। तो देखिए, यहाँ इसका लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। क्या लिखा जाता है? जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक, जैसे कोई भी आपके पास ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसका नाम है कैल्शियम और उसका परमाणु क्रमांक है 20। क्या है इसका मतलब? ये है कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20। इसी प्रकार आपके पास लिखा रहे आर्गन, तो इसका मतलब क्या है? आर्गन परमाणु क्रमांक 18। क्या? आर्गन परमाणु क्रमांक 18। और यहाँ लिखा जाता है परमाणु भार
परमाणु भार यहाँ या यहाँ दोनों जगह लिखा जाता है, खासकर यहाँ लिखा जाता है, ठीक। यहाँ आपका परमाणु भार, लेकिन नीचे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक। तो इससे ऐसे आप समझिएगा। तो ये क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 8, ठीक, 2 के बाद 8, क्योंकि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही हो सकती है, ऐसा बोरबेरी नामक वैज्ञानिक ने बोला था। तो क्या है, 2 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब कितने बचे, 1, कितने बचे, 1। तो ये क्या हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। है ना मजेदार वाली बात, सिंपल, आपको 1 मिनट में 1 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं खाना है। देखिए आपको बस समझने की जरूरत है। 2 8 1 लिख दीजिए, आपका 1 नंबर आपका पक्का, ठीक। आपके हो गए 11। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है उसको, चलिए और एक 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। जैसे आपका इसका नाम है कैल्शियम, 20 में है, आपको बोला हूं 20 तक याद होने चाहिए, 20 तक आपके तत्व याद होने बहुत जरूरी है, ठीक। तो 20 तक होना चाहिए। इसका नाम है कैल्शियम और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 8, 8 2 10, फिर 8 18, फिर 2 20। जी हाँ, 2 के बाद 8 10, 10 के बाद 8 18, 18 के बाद 2 20। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेव हो गए। उसके बाद आर्गन के निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। तो इसका निकालें 2, फिर 8, 8 2 10, फिर 8 18, क्या हो गए 18। जी हाँ, 2 8 8 हो गए आपके। 8 से अधिक नहीं करना है, इसलिए हम 8 के बाद अलग से ले जाते हैं, ठीक। तो देखिए इन तीनों से हमारा निष्कर्ष क्या निकला उसको हम देखते हैं। तो ये जो लास्ट में आपका आता है, क्या आता है, लास्ट में जो आता है इसको बोला जाता है संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, ये जो लास्ट में आपका आता है इसको बोलेंगे संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, तो आपके पास पूछे कि सोडियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, या फिर बाह्यतम कोष, इसको संयोजी कोष या आपको बोला जाता है बाह्यतम कोष। क्या बोला जाता है, बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष मतलब बाहरी कोष, ठीक, बाहरी कोष। तो आपके पास बोले कि सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे, 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे जानोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे सोडियम का, आपके पास लास्ट में जो नंबर आएगा, जो अंक आएगा वही कहलाता है बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, ठीक। बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसी प्रकार कैल्शियम में पूछे बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना है आपका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, 2। कितना है बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में आपके 2 हैं, ठीक। उसी प्रकार आर्गन में बोले, ठीक, आर्गन में आपके बोले बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलोगे, 8। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। जी हाँ, आर्गन में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन 8 हैं, ठीक। आर्गन में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन 8 है। और यहाँ हम देखें तो अभी बताता हूं आपको, ये क्या है बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। किसी भी हम कोष में देखें तो देखिए 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका क्या है, इसमें अंतिम में भी 8 है, मतलब इसका कोष पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। तो जब आगे बताता हूं आपको, ये संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यदि आपके पास पूछे संयोजकता, क्या पूछे, संयोजकता, यहाँ फर्क समझिएगा, संयोजी कोष या बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में क्या फर्क होता है। तो देखिए संयोजकता आपके पास पूछे तो संयोजकता का मतलब होता है कोई भी तत्व को, ठीक ना, पूरी तरह भरे होने के लिए मतलब उसमें 8 नंबर लाने के लिए, 8 नंबर लाने के लिए, क्योंकि 8 जब आ जाता है किसी भी तत्व में, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह तत्व पूरी तरह से भर जाता है। जैसे कोई भी आप अपने घर में ही जब आपका कोई लक्ष्य होता है, जैसे आपके जॉब का लक्ष्य है, ठीक, तो आपका नौकरी जब लग जाता है, ठीक, तो आपका जो लक्ष्य हो जाता है पूरा हो जाता है। उसी प्रकार जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये अपनी मनोकामना पूरी कर लेता है, ठीक। इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या चाहिए, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करेगा। क्या करेगा, देखिए 1 है इसके लास्ट में संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, चाहे कोई भी हो लेने वाला, ठीक, किसी को दे देगा, तो इसके पास केवल कितने बचेंगे, 2 8, 1 निकल जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा मतलब ये पूरी तरह से कोष भर जाएगा। तो इसकी संयोजकता जब बोले आपके पास सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो 1। कितनी है संयोजकता, 1। और कैल्शियम की बोले तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, यहाँ देखिए लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके कितनी संयोजकता है, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अष्टक प्राप्त कर लेगा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अष्टक प्राप्त कर लेगा। तो आपका लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 8।
उसी प्रकार जब आर्गन की बोले, आर्गन की संयोजकता, यहां समझिएगा आप, आर्गन की संयोजकता आपके पास पूछे, आर्गन की संयोजकता कितनी है, तो देखिए अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आर्गन के, 8, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 0। जी हाँ, ध्यान से समझिए, इसकी संयोजकता कितनी है, 0, क्योंकि इसके पास पहले से भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं। ये बोलेगा ना तो भाई मैं किसी को दूंगा ना तो लूंगा, ठीक। ये इसके पास जब भी कोई मांगने आता है तो ये बोलता है ना तो मेरे को आवश्यकता है ना तो देने की ना तो लेने की, मेरे पास पहले से पूरा मौजूद है, तो मैं ना तो दूंगा ना तो लूंगा, ठीक। तो इसकी संयोजकता 0 होती है। इस टाइप से इसकी संयोजकता 0 हो गई। तो वही तत्व जिसकी संयोजकता 0 हो, ठीक, वही तत्व जिसकी संयोजकता 0 हो वो नोबल गैस कहलाती है, मतलब उत्कृष्ट गैस कहलाती है या अक्रिय गैस कहलाती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया जो 18 वर्ग में है। तो 18 वर्ग में जितने भी आपके गैस हैं, मतलब तत्व हैं, 18 वर्ग में जितने भी तत्व हैं, सारे तत्वों की संयोजकता 0 होती है, 0 होती है, इसलिए वो नोबल गैस कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि न तो किसी तत्व से क्रिया करते हैं, न तो उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं, न तो लेते हैं। लेकिन सोडियम की बात करें तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन सोचता है कि मैं किसी को दे दूं, ठीक ना, ताकि मैं अष्टक प्राप्त कर लूं, मतलब मैं पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण हो जाऊं। ये अभी अपूर्ण है, ठीक ना, पूरी तरह से नहीं है। तो ये सोचता है कि कोई मेरे से एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक। तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है तब पूर्ण होता है, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। तो इस टाइप से संयोजकता होती है। देखिए सोडियम किसमें है, पहले वर्ग में है, ठीक, पहले वर्ग में, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1। तो जितने इस वर्ग में तत्व हैं, ठीक, पहले वर्ग में जितने तत्व हैं, बताया ये सब आपके वर्ग हैं, 18 वर्ग होते हैं। पहले वर्ग में जितने तत्व हैं सभी की संयोजकता 1 होती है, और दूसरे वर्ग में जितने तत्व हैं सभी की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, ठीक, सभी की संयोजकता 2 होती है। अब देखते हैं आगे आपके पास क्वेश्चन, ये तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले क्वेश्चन अब आपके पास बन जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आपके पास पूछेगा तो आपके पास बन जाएगा। अब देखिए आपके पास बोले परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस वर्ग का है, ठीक। तो आप कैसे जानेंगे, देखिए, तो जिसका लास्ट कोष में, मतलब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, ठीक। अभी एक और उदाहरण पहले आपको बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। देखिए इधर वाला ले लेते हैं हम, जैसे आपके हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपका क्या हो जाएगा, 2 6। जी हाँ, कितना होगा, 2 6, क्योंकि 2 के बाद 6 जोड़ दिया 8 हो गया आपका, ठीक। तो 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो कितना हो जाएगा आपका, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी कोष मतलब बाहरी कोष, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपका संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके हो गए 6। जी हाँ, मतलब बाहरी कोष में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितने हो गए, 6। लेकिन इसकी संयोजकता पूछे, संयोजकता का मतलब होता है कि वो अष्टक कितने में पूर्ण करेगा, या फिर वो दे के करेगा या फिर लेके करेगा। जी हाँ, अष्टक कोई भी तत्व 2 चीजों में पूर्ण करता है, या तो देता है इलेक्ट्रॉन या तो लेता है। ये जो हैं आपके सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या तो लेता है, फिर आपका अष्टक पूरा करता है। अष्टक पूरा करता है मतलब अपने आप में पूरी तरह वो सक्षम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा तब अपना पूरा कर लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो जाएंगे, क्योंकि पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोष के बाद आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 6 2 8 हो जाएंगे। इसमें हम यदि 6 में 2 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 8। तो यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, अपने आप में पूरा हो जाता है। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन दे दे फिर भी पूरा हो जाता है। तो इसको जो भी तत्व कोई भी आदमी हो जिसको सरल जो काम में पड़ता है वही काम करता है, ठीक। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने में सरल पड़ते हैं, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन देने में। 6 इलेक्ट्रॉन देने में इसको 6 बार देना पड़ता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा, ठीक। तो इसको सरल कौन सा पड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने में। तो इसकी संयोजकता, एक क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है कभी, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2।
ध्यान से समझिए, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई 6, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी हुई 2। उसी प्रकार यदि यहाँ आपके रहे 5, क्या रहे 2 5 रहे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। यदि 2 5 रहे तो लास्ट कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। लेकिन संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे तो 5 रहेंगे। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 5 लेकिन संयोजकता 3। और यदि 4 रहे ठीक ना, 2 4 रहे तो आपका संयोजकता भी 4 होगा और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होगी, क्योंकि ये 4 दे देगा या 4 लेगा, इसको बराबर ही पड़ेगा। ठीक, तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 और संयोजकता भी 4 होगी। और यदि ये 4 से कम हो जाए 3 हो जाए, ठीक, तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी, संयोजकता भी 3 होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अपने आप में पूर्ण हो जाएगा, और लेने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये देना ज्यादा अच्छा समझता है। ठीक, तो इस टाइप से आपका संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता आपका निकाला जाता है इस टाइप से। तो देखिए ये आपका इस टाइप से निकाला जाता है। ठीक, अब आपको बता दिया जाए, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस वर्ग का है। ठीक, परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस वर्ग का है। तो देखिए ये आपका पहला वर्ग है, यहाँ लिखा हूं मैं ऊपर में। देखिए पहला वर्ग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 12वां तक, फिर 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां वर्ग। ठीक, तो आपके पास पूछे जाते हैं, मैं बताया नॉर्मली आपके पास 20 तक के पूछे जाते हैं जनरल। ठीक, मतलब 20 तक के ही आपके पास पूछे जाते हैं। तो यहाँ परमाणु क्रमांक 17 बोला है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग में जो है इसकी संयोजकता कितनी होती है 1। संयोजकता नहीं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो पहले वर्ग में जो है उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। दूसरे वर्ग में जो है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। ठीक, और +1 +2 इसको आप नहीं लिखेगा तो पर भी चलिएगा। ठीक, देखिए पहले वर्ग में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, दूसरे वर्ग में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। यहाँ तक आपका 20 नंबर है। ठीक, यहाँ आपका 20 नंबर है। अब इनका आपके पास नहीं पूछा जाता है, आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं 13 की ओर। 13 वर्ग में आपके 3 होते हैं। पहले वर्ग में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, दूसरे वर्ग में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। 13वें वर्ग में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। 14वें वर्ग में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। 15वें कोष में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। 14, देखिए यहाँ 13वां नंबर है यहाँ। ठीक, 13 में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। 14 में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। 15 में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। उसके बाद 16वें में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। 17वें में 7 होती है। 18वें में 8 होती है। ठीक, तो देखिए आप कैसे बता सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस वर्ग का है। तो देखिए परमाणु क्रमांक 17 किसका है, आपको याद होने चाहिए। परमाणु क्रमांक 17 किसका है, क्लोरीन का। ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे, क्लोरीन 17 ऐसे लिखा जाता है। मैं बोला आपको परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा जाता है। ठीक, तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं क्या, क्लोरीन। परमाणु क्रमांक 17 में कौन सा तत्व है, क्लोरीन। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक, कितना आएगा 2 8 8 2 10, फिर आपका कितने बचे 7। जी हाँ, कितने बचे 2 8 7, कितने बचे क्लोरीन 2 8 7, तो 8 2 10 10 7 17। लास्ट संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही होता है। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7। तो ये किस वर्ग का है, 7 के सामने 1 लगा दीजिए, बस कुछ नहीं, आपको नहीं आता है 7 के सामने 1 लगा दीजिए। किस वर्ग का है, 17वें वर्ग का है। किस वर्ग का है, 17वें वर्ग का है। तुरंत बता देंगे आप। आपके पास क्वेश्चन पूछे परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस वर्ग का है, तो देखिए 17वें वर्ग का है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, लास्ट में जो आया उसके सामने, देखिए लास्ट में यदि आपका 7 आया तो उसके सामने 1 लगा दीजिए, 17वें वर्ग का है। क्योंकि देखिए यहाँ 7वां किस में आता है आपका, 17वें में। 7 किस में आता है, 17वें में। और यही देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन अब हम लेते हैं, आप नोट में उतार सकते हैं, वीडियो पॉज करके उतारना चाहें तो। अब देखिए अलग आपके पास पूछे, मान लो परमाणु क्रमांक 14 किस वर्ग का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, तो आप क्या बोलोगे, आंसर आप लिखोगे उत्तर 14 किसका है आपका,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। किसका है? सिलिकॉन। इसका नाम क्या है? सिलिकॉन। 14 में आपका सिलिकॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए। 2 8 8 2 10 हुआ, कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। जी हाँ, कितने बचे? 4। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ लिख सकते हो। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 4। ठीक, तो वर्ग बराबर कितने वर्ग में है ये? 14। कितने वर्ग में है? 14। कैसे जाने? 4 के सामने 1 लगा दीजिए, 14 वर्ग। ठीक, 4 के सामने 1 लगा दीजिए, 14 वर्ग, तो 14 वर्ग में है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं चौथा किस में आता है? 4 संयोजी कोष 14वें वर्ग में। बता दिए। यही क्वेश्चन हमारा चेंज कर दिया। चलो इधर नहीं मिटाऊंगा मैं आपका। आपके पास पूछ दिया कि 12 परमाणु क्रमांक 12 किस वर्ग का तत्व है? क्या बोलोगे? 12 किसका आता है? सोडियम, मैग्नीशियम। जी हाँ, किस 12 में कौन सा है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका 12 है। अब मैग्नीशियम 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो पर भी इसके बराबर लिख के इसको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 10 10 और 2 12, कितने हो गए? 2 8 10 10 2 12 आपके। लास्ट संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? दूसरे वर्ग में। तो वर्ग कितना है? 2। मतलब समझे, जब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो या 1 हो, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 2 हो या तो 1 हो, तो आपके वर्ग 2 और 1 होंगे। यदि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 3 हो तो आपका वर्ग 13 होगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4 हो तो वर्ग 14 होगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 5 हो तो वर्ग 15 होगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6 हो तो वर्ग 16 होगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 7 हो तो वर्ग 17 होगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 8 हो तो वर्ग 18 होगा। जी हाँ, ठीक, तो इससे आप बता सकते हैं। तो ये आपके हो गया संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन मतलब किस वर्ग का तत्व है, उसको आप अब यहाँ से बता सकते हैं डिटेल से। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे निकालना है उसको भी मैंने बता दिया। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक, अब जो आपके हैं, जो आवर्त सारणी में है, वो 3 चीज आपके हैं। देखिए क्या क्या है? धातु होते हैं, फिर आपके उपधातु होते हैं, धातु, उपधातु, अधातुएं होते हैं। देखिए धातु हैं, उपधातु हैं, अधातु हैं आपके आवर्त सारणी में। और आपके उत्कृष्ट गैस हैं। क्या है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस मतलब आपका लास्ट वर्ग के तत्व, 18 वर्ग के तत्व उत्कृष्ट गैस, इसको नोबल गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं। तो धातु आपने पहले भी पढ़ा है, धातुएं किसे कहते हैं, अधातुएं किसे कहते हैं, भी पहले पढ़ा है, आप देख सकते हैं कहीं भी परिभाषा इसका। ठीक, उपधातु की बात करते हैं तो उपधातु आपके क्या हैं? देखिए उपधातु क्या होते हैं? वे धातु मतलब ऐसे पदार्थ जिनके गुण धातु एवं अधातु के बीच में होती है, वे ऐसे पदार्थ जिनके गुण धातु व अधातु के बीच में होती है उपधातुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातुएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उपधातु इसमें कौन है आपके आवर्त सारणी में? तो आपके हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक है उपधातु। ठीक, एक भी एग्जाम्पल आप लिखेंगे चलेगा। आर्सेनिक आपका क्या है? उपधातु। और सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में क्या है? तो सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में है धातुएं। क्या है? सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में है धातुएं। ठीक, धातुएं सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक मात्रा में। ये हो गए आपके धातुएं सर्वाधिक मात्रा में है। अब हम कुछ 1-2 और टॉपिक देख लेते हैं जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे आपके पास पूछा जाता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या फिर इसी को बोला जाता है आयनन विभव। क्या बोला जाता है? आयनन विभव। जी हाँ, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव बोला जाता है। तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है? तो जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपका सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 8 1 आता है, 8 2 10 11। ठीक, 1 आता है। तो जो बाह्यतम कोष में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको त्यागने में मतलब एक आ बोलता है अब अपने आप को पूर्ण होने के लिए, सोडियम को पूर्ण होने के लिए, अपने आप को सक्षम होने के लिए, एक इसके पास ज्यादा है तो ये सोचता है मैं किसी को दे दूं।
क्या सोचता है मैं किसी को दे दूं, तो ये खोजता रहता है कोई ग्राहक भेटाए मेरे पास ताकि मैं उसको दे दूं आसानी से। ठीक, तो ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इसके पास जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है आयनन ऊर्जा। क्या बोला जाता है? आयनन ऊर्जा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए आपका परिभाषा इसका आप कैसे लिखेंगे। तो किसी भी तत्व के, ठीक, किसी तत्व के बाहरी कोश में, किसी तत्व के बाहरी कोश के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व का आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक तत्व के या फिर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा मैंने बोला उससे आप लिख सकते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, 3 बार मैंने परिभाषा दोहराया। ठीक, तो होता है आपका आयनन ऊर्जा। अब हम दूसरा देखते हैं। आयनन ऊर्जा आप बुक से देख सकते हैं अपने किताब से, किसका कितना होता है। ठीक, इधर वालों का आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होता है, जो एस ब्लॉक में होते हैं, इधर वालों का कम होता है। अब देखिए दूसरा आपका पास शब्द आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसे मैंने अभी क्या बोला आपके पास, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। जी हाँ, 17 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2 8 7 कितने होते हैं? 2 8 7, 8 2 10, 10 7 17 हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 8 2 10, 10 7 17। तो इसको देखिए पूर्ण होने के लिए, इसको पूर्ण होने के लिए क्या चाहिए? खोजता रहता है। जैसे सोडियम क्या बोलता है कि मेरे पास एक ग्राहक भेटाए ताकि मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं। क्लोरीन क्या बोलता है? मेरे पास कोई एक ग्राहक मिले जिससे मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं। क्या बोलता है? मेरे पास कोई एक ग्राहक मिले जिससे मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं। ठीक, तो ये खोजता रहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खोजता रहता है। तो सोडियम जब इसके पास आ जाएगा तो ये आसानी से बोलता है ले भाई तय मेरे को दे दे, मैं तेरे साथ ले लेता हूँ। फिर आपस में एक साथ रह जाते हैं। ठीक, तो जोड़ी बन जाते हैं। क्या बनते हैं? जोड़ी बन जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये सोचता है एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। शब्द से ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, बंधुता मतलब बांधना, बंधुता मतलब बांधना, जो इलेक्ट्रॉन को बांधता है। ठीक, तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो देखिए किसी भी तत्व के द्वारा, ठीक, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जी हाँ, एक बार और सुनिए। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। एक बार और, किसी तत्व के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। 3 बार दोहराया, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा वीडियो पॉज करके फिर से सुन के लिख सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ये होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन बांधना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। ठीक, इसकी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सोचता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन आया और मैं ले लूँ इसको। ठीक, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। तो ये आपके टॉपिक थे तत्वों के का वर्गीकरण से। शायद मैंने आपके परीक्षानुपयोगी सभी टॉपिक लगभग करा दिए जो आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। यदि आपको कुछ डाउट लगे इसमें कि नहीं कराया हूं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हैं मेरे पास कि ये टॉपिक नहीं हुआ है करके, इस चैप्टर से, इस पार्ट से। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके, सभी अच्छे नंबर ला पाएँ। ठीक, इस पार्ट से। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।